नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और इस सिविल जज एडीपीओ की ला क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्लास हमारी ऑफलाइन ही है, पढ़ाने के बाद ऑनलाइन रूप में लास्ट में संक्षेप में ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। सब्जेक्ट जैसा मालूम है आपको, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी अर्थात, और हमारी ये क्लास सीआरपीसी की 23वीं क्लास है। और आज हम इस क्लास में आपको धारा 56 से लेकर के 60 तक के महत्वपूर्ण प्रावधान बताने जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुने, निसंदेह रूप से अगर कहीं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनेंगे। बहुत ही सरल भाषा में हम बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 56, तो धारा 56 का शीर्षक क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे जो है वो कहाँ ले जाया जाएगा? अनावश्यक विलंब के बिना। तो यहाँ पे 24 घंटे वाली बात नहीं लिखी है धारा 56 में, तो अनावश्यक विलंब के बिना ले जाया जाएगा। कहाँ? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या जो इस मजिस्ट्रेट का वो क्षेत्र लगता है, तो मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जो है वो ले जाया जाएगा। और यहाँ पे हमने बताया जैसे कि 24 घंटे वाली बात नहीं है, अनावश्यक विलंब के बिना शब्द लिखा हुआ है। और जैसे हमने वही बताया कि फिर से बता दें कि धारा 56 में जो है 24 घंटे वाली बात जो है वो नहीं लिखी गई है। तो यहाँ आप धोखा न खाइएगा, अगर धारा 56 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको क्या लिखना है? 24 घंटे वाली बात नहीं है इसमें क्या है? अनावश्यक विलंब। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 57, तो धारा 57 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि धारा 57 में क्या है, या प्रावधान दे दिया गया है कि धारा 57 या ये प्रावधान जो है वो किस धारा से संबंधित हैं, किस धारा में ये उपबंध किए गए हैं। तो इसमें आपकी 24 घंटे वाली बात आती है। तो धारा 57, आपको पहली बात तो धारा 57 याद रखना है कि धारा 57 में क्या चीज़ है ना। तो धारा 57 में है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक जो है वो रोका नहीं जाएगा, है ना, निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि धारा 167, तो 167 हम पढ़ेंगे। इसमें आपका रिमांड है, और रिमांड दो प्रकार की होती है, पुलिस रिमांड और न्यायालय रिमांड, है ना, न्यायिक रिमांड, या इसको जुडिशियल कस्टडी, या आपका जो है वो जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड के नाम से भी हम जानते हैं। तो धारा 167 में दिए गए मजिस्ट्रेट के आदेश, है ना, माने अगर रिमांड न दी गई हो, अगर इस तरह का रिमांड न दी गई हो तो उसको जो अभियुक्त को जो है वो 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक बात और लिखी हुई है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें जो यात्रा में लगा समय जो है वो 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको हम एक सूत्र के रूप में दे सकते हैं कि 24 घंटे प्लस यात्रा में लगा समय, इतने समय के अंदर आप जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको जो है वो पेश कर दो, है ना। और यदि मजिस्ट्रेट ने धारा 167 में से पुलिस रिमांड दे रखी है तो फिर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, है ना। फिर पुलिस रिमांड में जो समय दिया गया है, जनरली 15 दिन की होती है पुलिस रिमांड शुरुआती रूप से, है ना, तो उसमें पेश कर दो। या न्यायालय रिमांड कम समय की दे सकता है, 10 दिन की, 5 दिन की, 2 दिन की, है ना। तो रिमांड के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। तो चलिए, ये धारा इंपॉर्टेंट है, धारा याद रखिएगा, ये 24 घंटे वाली बात याद रखिएगा। और 24 घंटे में जो है वो यात्रा में लगे समय ऐड उसमें नहीं है, वो समय अलग से है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इसी तरह का प्रावधान जो धारा 57 में है, इसी तरह का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में भी जो मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली धारा हमारी ये धारा 58, तो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है ये, क्योंकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जब होती है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है पूरी तरह से छिन जाती है। और हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, तो बिना किसी रीजन के, है ना, बिना किसी कारण के हम किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है वो छीन नहीं सकते हैं। तो ज़िले के अंदर तमाम थानेदार जो थाने होते हैं, बहुत सारे थाने होते हैं ज़िले के अंदर, जैसे रीवा ज़िला है, यहाँ बहुत सारे थाने हैं, है ना। तो जो थाना प्रभारी है उस पर एक दायित्व ये सौंपा गया है धारा इसके द्वारा कि जितनी भी वारंट के बिना गिरफ्तारी हुई है ना, उनका सब डिटेल जो है वो किसको दे? रिपोर्ट बना करके जिला मजिस्ट्रेट को दे, या जिला मजिस्ट्रेट ने अपने किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर रखा है इस काम के लिए तो फिर उसको दे। तो इस तरह से रिपोर्ट देने वाली बात से क्या होता है
कि गिरफ्तारी, जो भी किसी गिरफ्तारी होती है वो तुरंत सामने आ जाती है या शासन की जानकारी में वो रहती है। तो वही बात लिखी हुई है कि पुलिस का गिरफ्तारियों का रिपोर्ट करना। तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, है ना, वारंट के बिना जो भी उसने गिरफ्तारियां की हैं, है ना, चाहे उसमें अपराध में उसने जमानत दे दी हो या चाहे जमानत ना दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने टोटल जितनी भी गिरफ्तारी की हैं उसकी रिपोर्ट जो है किसको देगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसको देता है रिपोर्ट। तो प्रथमतः लिखा हुआ है जिला मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट ने किसी अन्य उपखंड मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर रखा है तो उसको देगा। तो इससे जनरली क्वेश्चन आपका यही आता है कि पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी जो है वो तमाम जो ब्रह्मांड की गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनकी रिपोर्ट जो है किसको देता है ना, तो जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके जिला मजिस्ट्रेट ने किसी निर्देशित कर रखा है किसको, उपखंड मजिस्ट्रेट को, तो उसको रिपोर्ट करेगा। और जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है, बताया था आपको, जिला मजिस्ट्रेट होता है आपका कौन, कलेक्टर। थोड़ा तेज बोलिए ना, कौन, कलेक्टर, है ना। और उपखंड मजिस्ट्रेट जनरली क्या होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं। तो इनको जानकारी रिपोर्ट देना जो है वो जरूरी है। कौन रिपोर्ट कौन देगा, थाने का भारसाधक अधिकारी, है ना। उसकी थाने की सीमाओं के अंदर उसने जितनी भी बिना वारंट की गिरफ्तारी की है, चाहे जमानत दे दी हो चाहे जमानत ना दी हो, इसकी रिपोर्ट जो है वो किसको देगा, जिला मजिस्ट्रेट को, या जिला मजिस्ट्रेट ने किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर रखा है तो फिर उपखंड मजिस्ट्रेट को। चलिए आगे चलते हैं। धारा 59, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। तो ये उन्मोचन संबंधी प्रावधान बताती है। तो उन्मोचन और दोष मुक्ति में जो है वो अंतर होता है। अभी हम उन्मोचन पढ़ेंगे आगे चल करके। जैसे न्यायालय भी उन्मोचन करता है। न्यायालय जब विचारण के दौरान जो है वो, यदि उसको प्रारंभिक स्तर पर लगता है कोई अपराध नहीं बनता इसमें, तो वो भी उन्मोचन करता है। इसी तरह से उन्मोचन जो है वो अन्य तरह से भी हो सकते हैं। तो धारा 59 जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से उन्मोचन के तरीके बतलाती है। तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका है स्वयं उसके बंध पद पर। तो यदि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो स्वयं बंध पद भर देता है तो उसका उन्मोचन हो जाता है ना। दूसरा उन्मोचन है आपका जमानत पर। यदि वो जमानत लेता है तो उसको उन्मोचन कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर तीसरा आपका जो है वो मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर, है ना। तो उन्मोचन कितने प्रकार का हो सकता है, इससे क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो धारा 59 के अंदर अधीन उन्मोचन जो है कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। पहला स्वयं उसके बंध पद पर, दूसरा जमानत पर, तीसरा मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर। इससे क्वेश्चन जैसे आया है तो क्वेश्चन ये आया है कि उन्मोचन हो सकता है ए स्वयं के बंध पद पर, बी जमानत पर, सी मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आपका आंसर, उपरोक्त सभी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपने बताया जैसे कि उन्मोचन और दोष मुक्ति में जो है वो अंतर होता है। तो इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, जब हम विचारण पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। चलिए अगली धारा है धारा 60, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुलिस ने किसी व्यक्ति को अपरक्षा में ले रखा है और वो अपरक्षा से निकल भागे, या कोई उसके दोस्त वगैरह आकर के उसको जो है छुड़ा ले जाए, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है। तो इसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारी जो है उसका पीछा कर सकता है ना। और भारत के, ना कि अपने थाने की सीमाओं के अंदर, संपूर्ण भारत के किसी भी स्थान में जो है उसको गिरफ्तार कर सकता है। और ऐसा भागा हुआ व्यक्ति किसी के घर में घुस जाए तो उसको घर की तलाशी भी ले सकता है वो, है ना। तो तलाशी संबंधी प्रावधान हमारा किस धारा में है, धारा 47 में है। तो ये कहा गया है कि इस धारा के संबंध में जो धारा 47 की शक्तियाँ हैं पुलिस अधिकारी को गृह में प्रवेश करना और तलाशी लेने की शक्ति है, तो वो भी जो है उसको प्राप्त होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है, भारत के किसी भी स्थान में उसका गिरफ्तार कर सकता है। इस तरह से हमने पहले ही पढ़ाया था आपको कि अगर पुलिस जो है अभी तो पीछा कहाँ तक कर सकती है, तो अन्य थाने की सीमाओं में भी कर सकती है, यहाँ तक कि भारत के अंदर किसी भी स्थान में उसका जो है पीछा कर सकती है उसकी गिरफ्तारी करने के लिए। फिर आगे हम चलते हैं, धारा 60 का है। तो धारा 60 का महत्वपूर्ण है, ये 2008 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बन सकता है कि ये धारा कब जोड़ी गई। तो 2008 में जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में काफ़ी मात्रा में संशोधन किए गए हैं, तो उसके द्वारा जो है नई धारा ये 60 का जोड़ी गई है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है। इसमें बात की गई है कि जो भी गिरफ्तारियाँ होंगी, है ना, जो भी हमारे बीच जो भी गिरफ्तारियाँ होती हैं पुलिस द्वारा या किसी अन्य तरीके से, वो सभी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो या तो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन होंगी या किसी अन्य विधि के जो उस समय लागू है
उस विधि के अधीन होगी, इसके अलावा गिरफ्तारियां नहीं होंगी। तो वही बात देख लेते हैं, धारा 60 का गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार किया जाना। तो गिरफ्तारियां दो प्रकार से हो सकती हैं, पहली अन्यथा नहीं होगी, पहली है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अगर कोई प्रावधान है उसको अधीन गिरफ्तारी होगी। दूसरा आपका जो है उस समय कोई अगर दूसरी कोई विधि है, संहिता के अलावा कोई विधि है जो गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान करती है तो उसके अधीन भी गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा जो है कोई तीसरा माध्यम जो है गिरफ्तारी का नहीं होगा। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी? चलिए आप लोगों से बात कर लें जो दूर बैठे हुए हमसे, तो आप भी बताइए, बच्चे तो बताते हैं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। बिल्कुल ये निःशुल्क क्लास है हमारी, ये सिविल जज, ADPO या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपका CRPC आती है, या तो प्री के रूप में या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या आपका जो है लिखित के रूप में। तो लगभग मैं इतनी चीज़ें बताता हूँ कि अगर इस बेस को अगर आप तैयार कर लें तो आराम से मुख्य परीक्षा में जो है वो लिख भी सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में आप जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगली क्लास हमारी फिर होगी, कल संडे है, कल सब मौज करेंगे सब लोग, है ना। संडे क्लास नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम हम कोई निकट नहीं है, एक ADPO का एग्ज़ाम जरूर खिसकता हुआ निकट है, तो उस पर कोई बच्चे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्लास अभी हाल में ही शुरू की गई है ये। तो हाँ, एक चीज़ हमने बताया था, कल ही बताया था कि जो आपके ADPO के सिलेबस में बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन हुआ है, उसकी पूरी परीक्षा पैटर्न चेंज किया गया है। तो उसके बारे में मैं आज तो नहीं, हो सकता है कि सोमवार को मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको आप देखिएगा ताकि आपको अगर कोई भी इस बारे में संदेह है तो वो आपका निसंदेह रूप से मैं विश्वास करता हूं कि वो दूर हो जाएगा। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आपसे सभी अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।